स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम बात करने वाले क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, जो हमारे फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे और 3 अंक के होंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दें। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाले वैकल्पिक केंद्र के रूप में किसे देखा जा रहा है। तो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाले के रूप में सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि संसार से दो ध्रुवीय ध्रुवीय सत्ता की मुक्ति के साथ ही दो संघों की स्थापना हुई। आप लोग को पता है कि जिसमें से पहले यूरोपीय संघ, जिसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी, और दूसरे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान, जिनकी स्थापना 1967 में की गई थी। तो ये आप लोग को पहले से ही पता है। इन दोनों की बढ़ती शक्ति के को अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाले वैकल्पिक केंद्रों के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना कब हुई, तो 1991 ईस्वी शीत युद्ध की समाप्ति के बाद हुई थी। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि 1991 में शीत युद्ध के पतन को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ही नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। इस तरह से नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत भी 1991 ईस्वी से ही शुरू हुआ। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, गुटनिरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि गुटनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना और गुट से अलग रहकर उसका विरोध करना, इसके अलावा अपने देश के बारे में सोचना। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गुटनिरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर है। तो बच्चों, आप लोग को बता देना चाहते हैं कि तटस्थता शब्द का प्रयोग केवल युद्ध की स्थिति में होता है, जबकि गुटनिरपेक्षता का प्रयोग मुख्य रूप से शांति के समय में और युद्ध के समय में भी होता है। वहीं दूसरा पॉइंट कह रहा है कि तटस्थता शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून में होता है, जबकि गुटनिरपेक्षता का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि तटस्थता युद्ध में भाग नहीं लेने के शर्त से संबंध रखती है, जबकि गुटनिरपेक्षता समझौता शक्ति गुटों के बीच संघर्षों के तनाव में भाग लेने से संबंध रखती है। तो इस तरह से गुटनिरपेक्षता और तटस्थता दोनों अलग है। वहीं आप लोग को बता देना चाहते हैं कि प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था। तो 1961 ईस्वी में हुआ था, 1961 ईस्वी में। और कहाँ पे, तो बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड कहाँ पे पड़ता है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 की ओर आ गए हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, ग्लासनोस्ट से आप क्या समझते हैं। प्रश्न काफ़ी अच्छा है और फाइनल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप लोग को बता देना चाहते हैं, सबसे पहले आप लोग को आना चाहिए कि ग्लासनोस्ट शब्द दिया किसने। तो हम आप लोग को बता देते हैं कि ये मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा दिया गया था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और साथ ही बता देना चाहते हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव 1985 ईस्वी में सोवियत संघ के पतन या फिर बिखरते हुए अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बाध्य हुए थे, और उन्होंने स्वतंत्र रूप से सुधार करना चाहा, लेकिन चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी वो सुधार नहीं कर पाए और इस तरह से उनका पतन हो गया था। यहाँ तक कि सोवियत संघ के जो जिम्मेदार भी इसे ठहराया गया था पतन का। लेकिन प्रश्न कह रहा है, ग्लासनोस्ट से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलापन। सुधारों के सुस्पष्ट समर्थक गोर्बाचोव ने साम्यवादी पार्टी की आलोचनाओं और कमजोरियों को स्वीकार करने की शुरुआत की। अब हर मुद्दे पर स्वतंत्र और खुली बहस होने लगी। लेनिन के समय से चली आ रही बंद व्यवस्था का अंत हुआ। विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी बंदिशें हटा ली गई। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, अर्थात स्वतंत्र रूप से सुधार के लिए बाध्य हुए। वहीं आप लोग को बता देना चाहते हैं कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। तो 1917 ईस्वी में हुआ था। आप लोग नोट कर लीजिएगा। बोल्शेविक क्रांति के समय में वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, तो लेनिन थे। व्लादिमीर लेनिन इनका पूरा नाम है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 का है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है बच्चों। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी गैर सरकारी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। वहीं आप लोग से अगर यदि पूछा जाए विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और मानवाधिकार किससे संबंधित है, तो 1993 ईस्वी से संबंधित है। यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि यह एक गैर सरकारी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। साथ ही सरकारों को यह रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है, क्योंकि एमनेस्टी का ज़्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। वस्तुतः ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो प्रश्न काफ़ी अच्छा है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और साथ ही चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते जाइएगा ताकि सारे बच्चे इस वीडियो को देख सके। अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि डोकलामा विवाद क्या है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, काफ़ी मुद्देबल प्रश्न है। तो इस प्रश्न को की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि डोकलामा एक पठार है। आप लोग को पता है कि डोकलामा एक पठार है जो भूटान के हा घाटी, भारत के सिक्किम और चीन के यादोंग काउंटी के बीच में स्थित है। यह एक ट्राई जंक्शन, जिसको हम लोग तिराहा है कहते हैं, जहाँ इन तीनों देशों की सीमाएं मिलती है। डोकलाम को भूटान और चीन अपना क्षेत्र मानते हैं और भारत डोकलाम को भूटान हिस्सा मानते हैं। चीन इस क्षेत्र में निर्णय कार्य कर रहा था जिसका विरोध भारतीय सैनिकों ने किया, क्योंकि भारत और भूटान के बीच संधि के अनुसार दोनों देश अपने राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दे पर एक दूसरे का सहयोग करेगी। इसे डोकलामा विवाद के नाम से जाना गया और यह एक विवाद का कारण बन गया था किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में। आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। तो भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, जिनकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी, और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जनता पार्टी जो सरकार बनी थी 1977 ईस्वी में, वही आगे चलकर बना क्या, भारतीय जनता पार्टी। दूसरा क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप लोग को बता देना चाहते हैं, इसकी स्थापना 1885 में की गई थी और किसके द्वारा, तो एओ होम के द्वारा की गई थी। एलन एक्टोबियन होम पूरा नाम है इनका। और इनका पहला अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दूसरी दुनिया का क्या अभिप्राय है। तो यह भी प्रश्न हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार 2 गुटों में विभाजित हो गया था, अमेरिका गुट एवं सोवियत संघ गुट। अर्थात एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। अमेरिकी गुट में शामिल देशों को मिलाकर पहली दुनिया बना। सोवियत गुट में सम्मिलित देशों को दूसरी दुनिया के नाम से पुकारा गया। दूसरी दुनिया के देशों को सोवियत संघ ने फांसीवादी देशों के चंगुल से मुक्त कराया और ऐसे देशों में साम्यवाद का प्रसार हुआ। दूसरी दुनिया के देशों में पूंजीवादी व्यवस्था की जगह साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि दूसरी दुनिया में पूर्वी जर्मनी के 8 देशों को रखा गया है, जिनमें रोमानिया, आप लोग नोट करते जाइएगा, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, सोवियत संघ, जर्मनी जैसे देशों को रखा गया है। तो प्रश्न काफ़ी अच्छा है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि भारत में आपातकाल की किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था तथा यह किस वर्ष लागू किया गया। तो बच्चों, भारत में आपातकाल इंदिरा गांधी द्वारा लागू किया गया, 1975 में से लागू किया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी के कहने पर फरुखदीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे और 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और आपातकाल को आंतरिक गड़बड़ी बताया था किसने, इंदिरा गांधी ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 अंक में पूछे जाते हैं और आप लोग को 5 अंक में भी पूछे जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 का रहा है, एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। तो जब विश्व राजनीति के मंच पर किसी एक महाशक्ति का वर्चस्व कायम हो जाता है तो उसे एक ध्रुवीयता कहा जाता है। अर्थात शीत युद्ध के समाप्ति के बाद विश्व राजनीति के मंच से सोवियत संघ का पतन हो गया था और अब एकमात्र महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व कायम हुआ। इसे ही एक ध्रुवीयता विश्व की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि कांग्रेस सिंडिकेट का क्या अर्थ है। तो बच्चों, आप लोग को बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस सिंडिकेट जो है कांग्रेस के वरिष्ठ दल के समूह थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था, जिसे अनौपचारिक रूप से सिंडिकेट कहकर संबोधित किया जाता था। सिंडिकेट का नेतृत्व तमिलनाडु पूर्व का मद्रास के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के कामराज कर रहे थे। इन ताकतवर प्रांतीय नेताओं में प्रमुख थे के एम निजलिगप्पा, आंध्र प्रदेश के नीलम संजीव रेड्डी तथा पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष। उस समय यह युक्ति प्रसिद्ध हो गई थी कि सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी हो गई मटिया मेट, इस तरह का वाक्यांश चल रहा था। वास्तव में तभी से कांग्रेस पार्टी की ताकत छीन होने लगी, अर्थात पतन की ओर जाने लगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो बच्चों, आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा।
साथ ही आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर प्रथम शिक्षा मंत्री पूछा जाए तो यहाँ पे मौलाना आज़ाद अबुल कलाम हो जाएंगे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न कह रहा है शीत युद्ध का क्या अर्थ है। तो प्रश्न संख्या 12 आज हम आखिरी प्रश्न हमारा होगा, नेक्स्ट प्रश्न को हम बाद में करेंगे। तो शीत युद्ध, सबसे पहले आप लोग को आना चाहिए कि शीत युद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ठंडे दिमाग से लड़ा गया युद्ध, इसलिए इसका नाम भी रखा गया कोल्ड वार। क्या रखा गया? कोल्ड वार, अर्थात ठंडे दिमाग से लड़े गए युद्ध को ये शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध की शुरुआत 1945 ईस्वी में हुई थी। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ, दोनों के बीच में मतभेद हो गया था। और यह मतभेद धीरे धीरे क्या हो गया, युद्ध की संभावना बनी, लेकिन युद्ध नहीं हुई। साथ ही इसमें हथियार के ये बिना हथियार का लड़ा गया युद्ध था। अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्या है कि शीत युद्ध वह स्थिति होती है जिसमें वातावरण तनावपूर्ण होता है, यानी कि संघर्षपूर्ण होता है, परंतु युद्ध नहीं होता है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। इस अवधि में पूंजीवादी देशों और साम्यवादी देशों में आपसी शत्रुता और तनाव चलता रहा और दोनों एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते रहे, लेकिन कोई रक्त रंजित यानी कि युद्ध की संभावना नहीं बनी, खून खराबा नहीं छिड़ा। विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध हुए, दोनों महाशक्तियां और उनके साथ देश इन युद्धों में संलग्न रहे, मतलब कि शामिल रहे। दोनों अपने अपने युद्ध यानी कि ताकतवर बनने के लिए अन्य देशों को भी शामिल करने लगे थे, जैसे कि हथियार के लिए, युद्ध के समय में काम आने के लिए भी। वे क्षेत्र विशेष के यानी कि अपने साथी के देश के मददगार बने, परंतु विश्व युद्ध से बच गया। और इस तरह से क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है तृतीय विश्व युद्ध में नहीं बदल पाया। वहीं आप लोग को बता देना चाहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 ईस्वी में हुई थी और यह 1945 में समाप्त हुई। 1939 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ जापान सबसे पहले 1941 ईस्वी में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर परमाणु बम गिराता है, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका जापान के दो प्रमुख शहर हिरोशिमा, आप लोग नोट करते जाइएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। कब? 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी, डेट के साथ आप लोग याद रखिएगा। और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्त हो गया। तो आशा करते हैं कि यह सभी वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी मददगार हो और साथ ही फाइनल एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके तैयारी में लग जाएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। धन्यवाद।